नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक्सियोम 4 मिशन की। एक्सियोम 4 मिशन भारत के मिशन के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भाग लिया। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला का ये अनुभव भविष्य के गगनयान मिशन और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि राष्ट्रीय उपलब्धि है। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि न केवल देशवासियों को प्रभावित करती है बल्कि भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी संदेश देती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धि पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा हुई। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव साझा किए। भारत के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें उभरकर सामने आई। मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन डॉक्टर अजय लेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इसरो के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एस.डी. शर्मा जी से। एस.डी. शर्मा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट जी। अनिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। आप तीनों से मैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में, जो भारत का अंतरिक्ष मिशन है, जो लक्ष्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि संवाददाता सम्मेलन में शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा और दूसरे जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने क्या कहा। This mission, Axiom 4 mission, was a mission to the International Space Station. So we were flying on top of the Falcon 9 vehicle in the Crew Dragon and to the International Space Station for a period of 2 weeks and thereafter coming back. The launch was from Cape Canaveral, Florida, and recovery was off the coast of San Diego in the Pacific Ocean. Crew Dragon is one of the 3 vehicles which can take humans to space as of now. And we were fortunate to have the training on the other one, the Soyuz, which was from Russia, as well as Crew Dragon now. International Space Station, as you know, is an orbiting laboratory which has been there since 2000 and has been conducting cutting-edge science and is actually a perfect example of marvel of human engineering and human collaboration. My profile in this mission was as a mission pilot. So Crew Dragon, there are 4 seats and I was the mission pilot. I had to work with the commander and interact with the systems of the Crew Dragon. Basically anything that has to be done with the Crew Dragon was our responsibility. Now with this mission profile, for the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed, and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on the station. इस संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा मिल रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। The Department of Space has been around for nearly 70 years and officially the ISRO was established in 1969. So I'm sure one day some of the analysts might be asked why all this had to happen only in the last few years. Why it couldn't have happened in the last 5-6 decades. And since all of us belong to the domain of science which teaches us not to speak without evidence, I think that's because in the last few years we have started following the strategies which are followed by the rest of the world. Now our benchmarks are global benchmarks, our strategies are global, and the parameters that we are seeking to live up to global. And therefore, this entire story began somewhere in 2018. For the first time, I think Dr. Kiran Kumar was the chairman, and he said to me that now we are ready to actually prepare a human being going up to the space. So I said, let's verify whether we can actually do that. So he
got back to me after a few days, yes, we are very sure. And it's time now also to announce to the countrymen. And then the Independence Day was going to happen a few months, a few weeks later. So all of us decided and promised each other to maintain a guarded religious silence so that we could have the announcement done by the Prime Minister of India from the ramparts of Red Fort, because you know what it means when the Prime Minister himself announces. And I think that was the first momentous occasion for each one of us associated with ISRO when we heard the Prime Minister on the Independence Day of 2018 declaring to the nation that we are now ready to send an Indian into the space. जाहिर सी बात है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों ने एक नई दिशा देने का काम किया है और उसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है। कई महत्वपूर्ण बातें शुभांशु शुक्ला ने अपनी इस यात्रा के बाद संवाददाता सम्मेलन में और दूसरे मंचों पर कही हैं। अनिल भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन जो है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहा है और शुभांशु शुक्ला की यात्रा से क्या आप लोगों को भविष्य की दृष्टि से दिशा देखने को मिल रही है? क्या लक्ष्य तय और होंगे? तो देखिए, भारत की स्पेस यात्रा तो काफी साल पहले शुरू हुई थी, जैसे कि आपने भी खुद मिनिस्टर ऑफ स्पेस के द्वारा बुलवाया। पर सबसे अहम इसमें यह है कि रॉकेट लॉन्च करना और सैटेलाइट को लॉन्च करना और मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन तो भारत कर चुकी है। पर अगला स्टेप और एक मेजर स्टेप स्पेस में होता है आदमी, ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजना। और उसका पहला कदम है, पहला हमारा ह्यूमन एस्ट्रोनॉट एक्सियम मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया, जो कि थे शुभांशु शुक्ला। और इन्होंने वहां जाकर एक एक्सपीरियंस लिया, एक तो स्पेस में जाने का और स्पेस में काम करने का। और आगे जो भारत का मिशन है, जो शुरू होगा गगनयान से और खत्म अभी तक होगा 2040 में, जब हमारा पहला हिंदुस्तानी चांद पर लैंड कर सकेगा। इस पूरे मिशन के फर्स्ट स्टेप में एक्सियम 4 है। अगले स्टेप में, जैसे आपको पता है, अभी इसरो के चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि गगनयान 1 मिशन, जिसमें व्योमित्र ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा। इसके अलावा गगनयान 2-3 मिशंस भी इन्हीं इक्विपमेंट्स को अलग अलग उसको टेस्ट करने के लिए, ELSS सिस्टम और इत्यादि को चेक करने के लिए होंगे। और गगनयान 4 में 2027 में पहला इंडियन क्राफ्ट में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, एक नहीं बल्कि 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे जी। और उसका अगला कदम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जी, और अंत में चांद में जाना जी। जाहिर सी बात है, भारत की जो अंतरिक्ष उपलब्धियों की यात्रा है वो काफ़ी रोचक रही है, दिलचस्प रही है और उसमें कई मोड़ आए हैं और उपलब्धियों को एक नई दिशा मिली है। शुभांशु शुक्ला की यात्रा भी इसी प्रकार का एक मोड़ है। हालांकि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो काफ़ी पहले से चल रहा है और इसरो उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे कार्यक्रम में, अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है भारत का। डॉक्टर एस.वी. शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात उभर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई कि शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा आत्मनिर्भर और विश्व बंधु भारत के दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत से जुड़ती है? कैसे विश्व बंधु का संदेश भारत ने जो दिया है वो किस तरह से दिया है? Good afternoon to you, good evening to you and good evening to million viewers. जी। ये जरूरी बात है कि ये आत्मनिर्भरता भारत हम क्या बोल रहे हैं, ये एक्सियम 4 और हमारा मिशन वो शुभांशु शुक्ला को ISS में भेजने का है ना, उसमें बहुत भूमिका है। थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे जी। ये गगनयान ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम 10 to 15 ईयर से चल रहा है। इसमें 2019 में हमने 4 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया, उसमें शुभांशु शुक्ला एक था और उनको ट्रेनिंग दिया गया बेंगलुरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में, और उसके बाद उनको रशिया में ट्रेनिंग दिया गया और नासा में भी उनको ट्रेनिंग दिया गया। इसी के लिए ये प्रोग्रेसिव हमारा ये मुद्दा क्या है वो हो रहा है। इसके बाद ये है पहला एक्सपीरियंस। सेकंड एक्सपीरियंस है कि हम एक
गगनयान के पहले हमारा ये गगनयान, हमारा रॉकेट, हमारा क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल से ये एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के पहले एक एक्सपीरियंस होने का जरूरत है। इसी के मुद्दे में ये एक्सियम 4 का एक प्रपोजल किया था, वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का एक बहुत बढ़िया भूमिका है, उसमें इंडिया भाग किया। ये पहला बार है ये ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को, डिफरेंट कंट्री एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। ये पहला। सेकंड है इनका एक्सपीरियंस, वो हम ट्रेनिंग दिया था, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें होना था, उसके लिए वो वहां भेजा गया। ये 1 महीने वो अमेरिका में था और लॉन्च के पहले पूरा एक्सपीरियंस हुआ और लॉन्च हुआ। उसका वो एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 month क्वारंटाइन इन यूएसए बिफोर लॉन्च इज a very big experience. After that, a travel was there for 18 hours travel to ISS, another very big experience. And उन्होंने पायलट किया और वो पायलट क्या कर रहा है उसका पूरा एक्सपीरियंस हमें डायरेक्ट गगनयान में यूज होता है। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद 14 days plus 1, 15 days का एक्सपेरिमेंट हुआ, 7 experiments, how to take an astronaut to space, how to make them live, how to grow vegetables, how they can make their own living, and how to have a conversation in space tomorrow is the 4th experience. And coming back safely and with all this experience and taking forward the Gaganyaan mission, which is impending for 2026 and 2027, is a very big requirement. Of course, all this is done based on our requirements. There is nothing done which is without any planning. ये पूरा प्लानिंग से ही हुआ है। ये एस्ट्रोनॉट का भेजना है और उनका पूरा एक्सपीरियंस लेके हम हमारा गगनयान करना है। ये पूरा प्लान्ड एक्टिविटी और इसमें पूरा आत्मनिर्भरता में हमारा ये रॉकेट GSLV रॉकेट तैयार है, ह्यूमन रेटेड मिशन। और हमारा ये क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल कहाँ से 3 एस्ट्रोनॉट को ले सकता है, वो भी तैयार है। और ये इसमें इसी के हिसाब से पूरा सा पूरा ये इंडिजिनस होगा और वी हैव टू टेक क्रेडिट एंड प्राइड फॉर डूइंग आवर ओन मिशन ऑफ गगनयान एंड फॉलोड बाय द भारत स्पेस स्टेशन व्हिच इज प्लान्ड इन 2035 and 2040 एंड लैंडिंग ऑन मून आल्सो अराउंड। आप कैसे देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, खास तौर से जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है उसको मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और वैज्ञानिकों के साथ वो खड़े नजर आते हैं। शुभांशु शुक्ला जी की हाल में उनसे मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी ने खुद जानकारियां हासिल की, आप कैसे देखते हैं? मेरे विचार से अगर हम भारत का स्पेस प्रोग्राम देखेंगे तो शुरुआत से ही भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के कार्यालय से संलग्न होता है जी। सो भारत का स्पेस मिशन के लिए या भारत के स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है। तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में एक सुविधा ये हो जाती है कि आपका देश का जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसी नेतृत्व के अंदर आपका स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। सो इसीलिए आपको अगर बजट्स चाहिए, आपको कोई चेंजेस चाहिए, आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होने चाहिए, तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका आना जाना होता है, उसका प्लानिंग होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। अगर हम ये पूरा प्रोग्राम देखें तो ये काफी लंबी मात्रा का प्रोग्राम है। हमने पहले किया था कि हम गगनयान मिशन भेजेंगे 2022 में, लेकिन कोविड का प्रादुर्भाव हुआ, इस कारण हमारा प्रोग्राम काफी डिले हो गया। अब हम 2027 में गगनयान मिशन भेजेंगे। लेकिन बीच में जब इंडो यूएस एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो रहा था तो हमें ये आइडिया मिला कि एक ऑप्शन है जहां पे हम हमारा एस्ट्रोनॉट एक्सियम 4 के जरिए स्पेस में भेज सकते हैं। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी जो था उसको आई कैन से ग्रैब किया। और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का महत्व ये है कि नाउ एक भारत का अंतरिक्ष यात्री वहां जा चुका है, क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद कोई स्पेस में नहीं गया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे तो कोई नहीं गया था। तो इसका मतलब इसरो को माइक्रोग्रेविटी एटमॉस्फेयर में एक्सपेरिमेंट करने की सुविधा बिल्कुल नहीं थी इतने सालों से। सो उनको ये एक सुविधा मिली अभी जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। सो उसमें इसरो के 7 एक्सपेरिमेंट्स थे, बाकी सारे नासा और अदर कंट्रीज के एक्सपेरिमेंट्स में भी शुभांशु शुक्ला ने कार्यरत किया। तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है
वो इंडिया स्पेसिफिक थे, क्योंकि हमारे जैसा कहा गया है आने वाले जो मिशंस है वो मिशंस में हमें किस चीज की जरूरत होगी उसको मद्देनजर देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए गए थे। सो जब भारत के लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो उन्हें जो फूड लगेगा वो बेसिकली भारत का जो टेस्ट होगा उस हिसाब से लगेगा। सो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे, स्टेम सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे। तो ये 7 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो चुके हैं। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट्स फ्रीज किए गए थे। अब वो रिस्पेक्टिव एजेंसीज को कई एक्सपेरिमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किए थे, कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ने किए थे। अब जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं वो उनके पास गए हैं। अब उसके ऊपर एनालिसिस होगा, फिर इसका काफी बड़ी मात्रा में पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है वो होगा, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे क्या है। सो हमें यह सीखने को मिला, पर्टिकुलरली इंडियन एस्ट्रोनॉट को सीखने को मिला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हम कैसे रह सकते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं। सो भारत का जब खुद का स्पेस स्टेशन होगा जी तो एक ये एक्सपेरिमेंट बहुत भारी मात्रा में हमें उपयुक्ति में आएगा। जी। जाहिर सी बात है, शुभांशु शुक्ला के अनुभव से भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको एक नई दिशा मिलेगी। उसमें अनुसंधान की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कई और कार्य किए जाएंगे। अनिल भट्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बात कही जाती है कि अंतरिक्ष की बात जब आती है, जब अंतरिक्ष का मुद्दा आता है तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा भी आता है, और यह माना जाता है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था इस समय 8 अरब डॉलर की हो गई है। आर्थिक दृष्टि से आप इस अर्थव्यवस्था को, अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं भविष्य की दृष्टि से? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 2022 के टाइम पे, जी जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रमोशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसके डॉक्टर पवन गोयनका चेयरमैन है। जी उनका काम ये है कि प्राइवेट स्पेस को भारत में मदद कर कर इस स्तर पर पहुंचाना कि वो एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन पाए। उनकी एक स्टडी करी गई, जिसके अनुसार हमारी जो स्पेस इकोनॉमी आज 8 बिलियन है, 8 बिलियन डॉलर, वो 10 साल में 44 बिलियन डॉलर बन जाए। जी और इसको बनने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अब स्पेस में काफी आगे लाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि गगनयान के मिशन के लिए भी हमारी बहुत सी अनेक प्राइवेट कंपनियां हैं जो कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स, ये क्रू सर्विस मॉड्यूल और काफी चीजों में बनाने में जी इसरो के साथ में एंगेज्ड है। और साथ ही हमारा जो प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम है भारत में, वो भी बढ़ रहा है। और जैसे ही इसरो की उन्नति स्पेस में होती है, भारत की उन्नति स्पेस में होती है, तो हमारी कंपनीज की क्रेडिबिलिटी भी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इंप्रूव होती है। जी तो जो पूरे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का भारत का हिस्सा सिर्फ 2% था, हमारा मकसद ये है कि 10 साल में ये 8 से 10% हो और भविष्य में उससे और ज्यादा बढ़ पाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसवी शर्मा जी, अगर विकसित भारत की हम बात करें, 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है, जो विजन है विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको आप आगे कैसे देखते हैं? क्योंकि गगनयान का लक्ष्य है और भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होना है उसका मुद्दा है। आप कैसे देखते हैं विकसित भारत के, जब विजन की बात होती है और अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात होती है, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2047 तक हम 100% आत्मनिर्भरता होने का वो संकल्प क्या है वो हम करना ही है। 1969 में इसरो शुरुआत हुआ और इसरो एस्टैब्लिश्ड 1969। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यूसली हम इम्प्रूव हो रहे हैं और कंटिन्यूसली इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्री को, एकेडमिया को। आज आप देखा तो 400 प्लस इंडस्ट्रीज इसरो के लिए काम कर रहे हैं और मोर देन 300 इंस्टीट्यूशंस इसरो के लिए काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल में भी more than 30 countries have signed MOU with ISRO for various activities। और इसरो का मिशन क्या होता है, हमारा ये फैसिलिटी बिल्डअप क्या होता है, ये फैसिलिटी बिल्डअप वो यूनिक ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ गगनयान के लिए, सिर्फ नाविक के लिए, ऐसा नहीं होता है। वो ये फैसिलिटीज हम बिल्डअप करते हैं कीपिंग इन माइंड 30, 40, 50 years का रिक्वायरमेंट। हैविंग सेड दैट,
आपने देखा होगा हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया है जी। और पूरा टीवी का ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पूरा ये हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट चल रहा है और उसका पूरा नेक्स्ट लेवल का आत्मनिर्भरता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंस भी है, वो एक्सटर्नल डिपेंडेंस भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा। ये पहला। सेकंड है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में भी बहुत हमें आगे बढ़े हैं और आपने देखा होगा एंड ऑफ लास्ट मंथ जून 30th में हमने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया, 13,500 crore का सैटेलाइट, यूनिक सैटेलाइट इन द वर्ल्ड एंड यूजेबल बाय एवरी साइंटिस्ट एंड एवरी इंजीनियर, यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। ये है। और वहां भी आत्मनिर्भरता का हम आगे बढ़ रहे हैं और भी थोड़ा काम करना है, वो 2014 तक हो जाएगा। सेकंड। थर्ड इज नेविगेशन सैटेलाइट। हमारा वो नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, वो जीपीएस का रिप्लेसमेंट और कहीं ये सेंसिटिव एक्टिविटी, सेंसिटिव रिक्वायरमेंट्स का वो वहाँ भी हमें आगे बढ़े हैं। वहाँ भी 1-2 सैटेलाइट लॉन्च करना है, वहाँ भी पूरा हो जाएगा नेविगेशन सैटेलाइट में। और एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा भूमिका है। मैं यहाँ पूरा बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा आपको फुल स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, दर्शकों को फुल स्पेक्ट्रम नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगलयान, गगनयान किया और चंद्रयान किया, हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा ये हर एक व्यक्ति का 140 करोड़ सिटीजन का हमारा वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको टच करने के लिए, और पूरा आत्मनिर्भरता है सैटेलाइट फील्ड में, रॉकेट फील्ड में और एप्लीकेशन फील्ड में भी, और कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम में भी हमारा भूमिका होगा। और 2035 तक जरूर भारत स्पेस स्टेशन, वो क्या प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हो, जरूर होगा। एक्सियम 4 मिशन हम वो लॉन्च किया, एक्सियम 4 में भी हम हमारे पास इन्वॉल्व रहे। प्लीज रिमेंबर ISS का लाइफ 2030 तक हो जाएगा जी। उसके बारे में कोई ISS नहीं है। सो हमारा भारत स्पेस स्टेशन क्या है, वो आगे भी आ सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसरो और इंटरफेस हो रहा है, और इंटरनेशनल लेवल में एक स्पेस स्टेशन होगा, उसमें भारत का जरूर बहुत बड़ा भूमिका होगा। और चंद्रयान 4 लैंडिंग और ब्रिंगिंग बैक द astronauts from the Chandrayaan is also something which is very important, which is on the card. If you see every development, what is happening in ISRO, be it space recovery experiment, sending Subhanshu Shukla to ISS, or any other mission, it is all the culmination leading to Gaganyaan mission, which is scheduled for 2026-27, or Chandrayaan 4 landing mission, Venus mission, और हर एक application such as communication, oceanography and cartography, etc., and also the navigation satellites. ये पूरा स्पेक्ट्रम है सैटेलाइट और रॉकेट का और लॉन्च व्हीकल का, और पूरा स्पेक्ट्रम इसरो ने जरूर आगे बढ़ाएगा और पूरा करेगा। और चेयरमैन इसरो ने भी एक बार डिक्लेरेशन किया है, और हमें एक हेवी लिफ्ट व्हीकल, लॉन्च व्हीकल हम करना है, 40,000 किलोस का लोअर ऑर्बिट में उठाने का क्षमता होने वाला है, उसका भी पूरा तैयारी है। और विद ऑल दिस आई एम श्योर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लॉन्च व्हीकल फ्रॉम SLV, PSLV, GSLV, Mark 3, Mark 4 heavy launch vehicles, and geosynchronous satellites, communication satellites, Earth observation satellites, and scientific satellites, all the spectrum will be completed, and we will be 2047 आत्मनिर्भरता, I think we will be definitely able to achieve. जाहिर सी बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो या विकसित भारत की बात हो, उसका जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, क्योंकि बात चाहे टेक्नोलॉजी की जाए या बात डिफेंस सेक्टर की जाए। अजय लेली जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि बात हम जब स्पेस प्रोग्राम की करते हैं तो बात केवल मंगलयान या गगनयान तक सीमित नहीं है, बात आती है टेक्नोलॉजी की, आती है डिफेंस सिक्योरिटी की, आती है। जिस तरह की अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह की देखने को टेक्नोलॉजी का उपयोग मिला हम सबको, आप कैसे देखते हैं जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है, खास तौर से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से, उसकी उपयोगिता आने वाले समय में और कितनी बढ़ने वाली है? बिल्कुल, अभी जैसा डॉक्टर शर्मा ने बड़े अच्छी तरह से पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया कि इसरो क्या क्या चीजें कर रहा है। तो एक तरह से भारत का जो प्रोग्राम है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है,
इसीलिए हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के सैटेलाइट्स काफी काम आते हैं। दूसरी तरफ है हमारा जो प्रोग्राम है, जो मून मंगलयान मिशन बाकी मिशंस का है। डिफेंस के क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा तो हमने एक डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सो उसके तरफ आने वाले दिनों में 32 सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाले हैं। ये सैटेलाइट्स अगेन एक मिक्स्ड बैग होगा। कई सारे सैटेलाइट्स भारत का प्राइवेट इंडस्ट्री लॉन्च करेगा और थोड़े सैटेलाइट्स इसरो भी लॉन्च करेगा। सो हमारे आने वाले जो डिफेंस सेक्टर्स के सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको मद्देनजर देखते हुए 2030 तक हमने एक प्लान बनाया है कि हमें कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करने की जरूरत है, और ऑलरेडी वो प्लान के ऊपर काम चल रहा है। और वो प्लान में दोनों प्राइवेट सेक्टर और इसरो सहभागी होने वाले हैं। दूसरी अदर चीजें हैं जिसको स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, और बाकी काफी सारी चीजें हैं जो डिफेंस क्षेत्र में बहुत काम आ सकती है। जी। उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। हमने पहले 2019 में मिशन शक्ति सक्सेसफुली परीक्षण किया था, तो हमने हमारे एडवर्सरीज को एक डिटरेंस कैपेसिटी भी हमारे दिखाई है, जहां पे हमने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके हमारी कैपेबिलिटीज दिखाई थी। तो अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दो चीजें होती हैं। एक तो हमें डिटरेंस बढ़ाना है, जो हम ऑलरेडी 2019 में मिशन शक्ति करके कर चुके हैं। और दूसरी चीज हमारे आर्म फोर्सेस को डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जैसी है। आपने उद्धृत किया था कि हालांकि रिसेंट टाइम्स में ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया का सैटेलाइट जी। टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। सो आने वाले दिनों में ऐसे ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज जिसको कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशनल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उसके ऊपर भी प्लानिंग चल रहा है। और 2030 तक का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, और सैटेलाइट्स आर अंडर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। जाहिर सी बात है, आईएसएस का अनुभव भारत के गगनयान मिशन में सहायक साबित होगा, देश के युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।